क्या आप जानते हैं 800 मिलियन पीपल अपने हाउस होल्ड बजट का 10% पार्ट हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं। मीन्स 10% पार्ट वो अपने मेडिसन्स, डॉक्टर्स को दिखाने में, ट्रीटमेंट लेने में, इन सब पे वो खर्च करते हैं। उन्हें अपने बजट का 10% पार्ट अलग ही रखना होता है हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कंपेयर में कम खर्चा होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थोड़ा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। पर बात की जाए आपकी और मेरी, तो क्या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट का हमारी हेल्थ पे क्या रोल है। मीन्स जो हमारे हेल्थ केयर है, जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है और कितना इन्वॉल्वमेंट है, और उसकी गवर्नमेंट के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब के बारे में हम आज हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, गवर्नमेंट और हेल्थ केयर की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट हेल्थ। हेल्थ क्या है? व्हाट इज़ हेल्थ? ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है हेल्थ में जो बंदा है, जो पर्सन है, वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग हो, बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज़ नहीं हो। ये तो हुई सिंपल लैंग्वेज में हेल्थ की डेफिनेशन। मीन्स उसमें किसी भी तरीके कोई इलनेस और क्या कोई इंजरीज नहीं होनी चाहिए। पर हेल्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि उसमें सिर्फ डिजीज़ या कोई इलनेस या कोई इंजरीज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हेल्थ का जो फैक्टर है, हेल्थ का जो डेफिनेशन है, वो काफ़ी ब्रॉड है। जैसे कि उसे एक हेल्दी रहने के लिए एक पर्सन को जो वाटर है वो बिल्कुल क्लीन मिलना चाहिए, उसका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, उसके फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशियस होना चाहिए कि कहीं अभी तो वो हेल्दी है लेकिन शायद पता चले कुछ टाइम बाद जाके वो अनहेल्दी भी हो जाए। इसीलिए उसके वाटर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और उसके फूड में पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए। तो ये हुआ हेल्थ की डेफिनेशन। इसके अलावा उसमें एक्टिव होना चाहिए, वो उसके अंदर जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेसफुल होना चाहिए, स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस लेस होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का दिमाग में कोई भी स्ट्रेस नहीं ले वो, और वो एक्टिव हो। ऐसे नहीं कि डल सा घूम रहा है, डल सा काम कर रहा है, तो मतलब उसमें वो एक्टिव पर्सन नहीं है। तो पर्सन एक्टिव होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके कोई मेंटली स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। उसके आसपास का जो लोग हैं, उसके आसपास के सराउंडिंग जो पीपल है, आसपास का जो वातावरण है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से हेल्थ की डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक बंदे अगर या एक पर्सन में कोई डिजीज़ नहीं है, उसमें कोई इंजरी नहीं है, तो वो एक हेल्दी पर्सन है। हमें सिर्फ प्रेजेंट का नहीं, हमें फ्यूचर के बारे में भी सोच के हेल्थ की डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, तो आया समझ में एक हेल्थ और एक हेल्दी पर्सन कौन होता है और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये है हमारी हेल्थ की डेफिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि हमें हेल्थ केयर की नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत हमें पड़ती है हेल्थ केयर की। तो सबसे पहले है टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। जो भी इलनेस है हमारी बॉडी में, कोई भी बीमारी है हमारी बॉडी में, तो उसको प्रिवेंट करना, रोकना और ट्रीट करना, उसको सही करना हमारी बॉडी से। इसलिए हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है। भैया हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर हम बीमार होंगे तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हमें फीवर है, अगर हमें कोल्ड है, तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? ताकि हम सही हो जाए जल्दी से जल्दी, या जो हमारी बीमारी है वो आगे ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं ताकि हमारी बीमारी प्रिवेंट हो सके और उसका बेटर ट्रीटमेंट हो सके। देन सेकंड पॉइंट है रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें वहाँ पे
एप्रोप्रिएट जो भी हमारे रिक्वायर्ड है फैसिलिटीज़ वो हमें मिल सके, जैसे कि अच्छे हेल्थ सेंटर्स मिले, अच्छे हॉस्पिटल्स मिले, अच्छे लेबोरेटरी मिले फॉर टेस्टिंग। अगर डॉक्टर ने आपको किसी टेस्टिंग के लिए बोला है तो एक अच्छी लेबोरेटरी में जाके आप टेस्टिंग करवाएं। ऐसे नहीं कि भाई आप उस लेबोरेटरी में जा रहे हो, पता चल रहा है कि वहाँ पे जनरेटर ही नहीं है और एकदम से लाइट चली गई और आप उस मशीन के अंदर ही रह गए, तो क्या ये सही रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स में, और वहाँ पे ब्लड बैंक भी होना चाहिए। वहाँ पे सारी जो एम्बुलेंस की जो सर्विस होती है वो भी प्रोवाइडेड होनी चाहिए। तो ये बेसिक जो सर्विसेज है वो सब कुछ होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हुए या हेल्थ वर्कर्स हुए या स्टाफ हुआ, वहाँ की नर्स हुए, वो सब क्वालिफाइड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जिस डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं उन्हें ही नहीं पता कि भाई बीमारी क्या है, वो सिर्फ ऐसे ही चेक किए जा रहे हैं, तो ये सब तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए वहाँ पे जितने भी जो प्रोफेशनल्स हैं, जितना भी स्टाफ है, वो सब क्वालिफाइड होना चाहिए। देन उसके बाद में लास्ट पॉइंट है मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। जो भी हम बीमार हैं उसकी मेडिसिन्स पूरी तरीके से होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए। कोई भी अगर डॉक्टर ने टेस्टिंग के लिए बोला है तो उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट हो वो होना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट किया जा सके और उसकी जो नेसेसरी है, जितनी भी उसको मेडिसिन्स की नेसेसरी है या उसको किसी और ड्रिप्स वगैरह की नेसेसरी है, तो वो सब फुलफिल की जा सके। तो इस तरीके से ये बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमें हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपना इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में एक बेटर तरीके से विथ मेडिसिन्स, विथ इक्विपमेंट्स, विथ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, विथ एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ के साथ हम हमारा इलाज करवा सकें। तो आया समझ में आपको ये पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब है हमारे पास ये टेबल। इसमें 2 कॉलम दे रखे हैं। फर्स्ट कॉलम है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का, सेकंड है नेगेटिव एस्पेक्ट्स का। ये आपके बुक में भी दिए हुए हैं, तो आप उसमें से अच्छे से देख के अच्छे से समझिएगा। अभी के लिए मैं आपको समझाती हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट। हमारे इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, और हम सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी बनाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर बनते हैं हमारे इंडिया में इन एवरी ईयर। कैन यू बिलीव? 15,000 डॉक्टर हर एक साल में, जबकि ये तो पुराना डेटा है। अगर आप न्यू डेटा की बात करेंगे तो शायद इससे भी ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ है वो हर साल बढ़ती जा रही है। पहले 1950 में जो हमारे हॉस्पिटल्स थे इन इंडिया में 2717 थे। देन 1991 में ये बढ़ के हॉस्पिटल्स की रेट हो गई 11,174। देन उसके बाद में 2000 में ये और भी बढ़ गई इसकी क्वांटिटी। नाउ इट इज़ 18,218। ये 2000 का डेटा है। अब 2020 चल रहा है, तो 2020 में सोच लीजिए कि आप 20 साल बाद और कितना बढ़ चुका होगा। ये है हमारे हॉस्पिटल्स की क्वांटिटी इन आवर इंडिया। ऑलराइट, देन उसके बाद में है इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट कौन हुए? घूमने फिरने वाले नहीं, जिनको ये मॉन्यूमेंट्स देखना है, यहाँ फोर्ट्स पे जाना है, वो सब नहीं। मेडिकल टूरिस्ट होते हैं जो कि बाहर से, दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, इलाज करने के लिए। ठीक है, पर वो हमारी कंट्री में क्यों आते हैं? वो तो और भी जगह जा सकते हैं। आपने ये सोचा है कभी वो हमारी ही कंट्री में क्यों आते हैं? वो यूएस जा सकते हैं, वो यूके जा सकते हैं, वो और भी काफ़ी अच्छी कंट्रीज है जहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमारी इंडिया में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी इंडिया में बाकी इन कंट्रीज़ के कंपेयर में हमारी इंडिया में जो इलाज है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो हमारी कंट्री में आते हैं। बेसिकली जो आसपास की जो कंट्रीज़ है, जैसे पाकिस्तान हुआ, नेपाल, भूटान,
श्रीलंका, इन सब के जो पेशेंट्स हैं वो हमारी कंट्रीज़ में आते हैं फॉर द मेडिकल टूरिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया डेट कंपेयर्स विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हॉस्पिटल्स के मामले में अगर अपन कंपेयर करें तो इंडिया बेस्ट है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, देन इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जर producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines। बहुत ज़्यादा डीप है ये, आप सोचिए ज़रा, लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन्स का फोर्थ नंबर पे आता है हमारे इंडिया मेडिसिन्स बनाने में। और उसके अलावा जो एक्सपोर्ट करने में भी हमारी इंडिया कौन से नंबर पे है? इन द फोर्थ पोजीशन। ऑलराइट, तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमारे इंडिया में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, किस तरीके से न्यू डॉक्टर्स हर साल बन के निकलते हैं हमारे इंडिया में। उसके अलावा हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। देन उसके बाद में हमारे फोर्थ नंबर पे है मेडिसिन्स को प्रोड्यूस करने में इंडिया फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, और उसके अलावा एक्सपोर्ट करने में भी इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से ये हुए सारे पॉजिटिव पार्ट्स किसके? हेल्थ केयर की। अब हम बात करेंगे अबाउट नेगेटिविटी। नेगेटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया। People in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas। जैसे कि आप मैं सब लोग जानते हैं कि एक पर्सन अगर कोई डॉक्टर बन गया है तो उसकी प्रेफरेंस क्या हो जाती है? उसकी प्रेफरेंस हो जाती है सिटी। वो सिटी में ही अपना क्लिनिक खोलना चाहता है, सिटी में ही अपना हॉस्पिटल चलाना चाहता है। वो गांव वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि जितनी अच्छी इनकम वो सिटी में अर्न कर सकता है उतनी अच्छी वो एक गांव में नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास इतने डॉक्टर्स, हर साल हम 15,000 डॉक्टर्स बना के निकालते हैं, तो 15,000 डॉक्टर्स होने के बावजूद भी हमारे जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उन्हें वॉक करके उन्हें जाना पड़ता है डॉक्टर के पास इन द सिटी में उन डॉक्टर तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decrease। ठीक है, जो 5 लाख पीपल है वो मरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से। एक बीमारी है। ठीक है, इसके अलावा 2 मिलियन केसेस ऐसे आते हैं जो मलेरिया के होते हैं और इनके नंबर में कोई भी डिक्रीज़ नहीं हुआ है ये अभी तक। मलेरिया के केसेस, ट्यूबरक्यूलोसिस के केसेस, अदर देन डेंगू के, और इसके अलावा और भी जो बीमारियां होती हैं सबके केसेस हमारी आते हैं हर साल। इतने सारे हेल्थ केयर सेंटर्स होने के बावजूद भी आप ये इस चीज़ पे ज़रा गौर करिएगा कि इतने हेल्थ केयर सेंटर्स और इतने डॉक्टर्स होने के बावजूद भी हमारे हर साल इतने सारे केसेस आते हैं फॉर द बेस्ट हेल्थ केयर। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 2% of all communicable diseases are waterborne, for example dysentery, worms, hepatitis etc। हमारे यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। सिर्फ 21% जो है वो है कम्युनिकेबल डिजीज़ और वाटर की वजह से 21% जो बीमारियाँ हैं वो वाटर की वजह से होती है, जैसे कि डायरिया, वर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। ये सब जो बीमारियाँ वो किसकी वजह से होती है? वाटर की वजह से। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड और अंडरस्टैंड। जो आधे से ज़्यादा बच्चे हैं इंडिया में उन्हें अच्छा फूड नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो उनके बॉडी में पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाता। एक अच्छा फूड मिलना, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिलना, अच्छा तरीके से रहना एक
आम नागरिक की, हम इंडिया के सिटीज़न होने के नाते हमारा ये पूरा अधिकार है कि हम एक अच्छा लाइवलीहुड जिए। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ द कॉलम्स? आपने पढ़ा होगा, दोनों कॉलम्स आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, दोनों ही कॉलम्स आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे कि किस तरीके से हमारी इंडिया में इतने 15,000 न्यू डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई करके निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अर्बन एरिया के कंपेयर में रूरल एरिया में बिल्कुल भी मैच नहीं है दोनों का। रूरल एरिया में बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं और अर्बन एरिया में ही सारे डॉक्टर्स सेटल हो जाते हैं, जिस वजह से जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उन्हें अर्बन एरिया में जाना पड़ता है अपन खुद को दिखाने के लिए। ठीक है। उसके अलावा हमारे 2000 की अगर अपन देखें, 2000 में 18,218 हॉस्पिटल्स थे। तो अब सोच लीजिए आप, इतने हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हर साल 5 लाख लोग मरते हैं ट्यूबरक्लोसिस से हर साल। सोच लीजिए। और उसके अलावा और भी जो अलग बीमारियां हैं, ये तो सिर्फ मलेरिया और इन सब की बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी आप जानते हैं कि कितनी सारी बीमारियां हैं, उससे भी पता नहीं कि लोगों की कितनी जाने जाती होगी, जबकि हमारे देश में इतने सारे हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी वो सब कुछ काम नहीं आ पाते। ठीक है। इसके अलावा हम बाहर के लोगों को तो बुला रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए, उनको मेडिकल टूरिस्ट बना के, लेकिन हमारे इंडिया में खुद के पास लोगों को देने के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। साफ़ सुथरा पानी भी हम हमारे घर के लोगों को, हम हमारे देश के लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि हम बाहर से लोगों को बुला रहे हैं कि आप आइए और अपना इलाज करवाइए। सोचिए कितनी अजीब बात है। ठीक है। उसके अलावा 4th नंबर पे आता है मेडिसिन प्रोड्यूस करने में, लेकिन हाफ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन इंडिया, आधे से भी ज़्यादा बच्चे को एडिकेट फूड नहीं मिल पाता, अच्छा खाना नहीं मिल पाता खाने के लिए। ठीक है। उनमें पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारे होने के बावजूद भी। आपने क्या समझा इन सबसे? वी हैव लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल द पीपल। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स तो ऐसे हैं जिनका बाहर वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा नाम है और बहुत रेपुटेटेड हॉस्पिटल्स माने जाते हैं वो। ठीक है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो हम पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम हमारे लोगों को नहीं दे पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो है नहीं। अब ये तो यही बात हो गई कि हम पढ़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी हम हमारे घर के, हमारे देश के लोगों को हम प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? आइए ये देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं रीज़न्स की। आखिर वो क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे इतने पॉजिटिव फैक्टर्स होने के बावजूद भी हमारे नेगेटिव फैक्टर्स उससे कहीं ज़्यादा है। सबसे पहले है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो वहाँ का स्टाफ हो, कोई भी नहीं लेना चाहता कि ये अगर इतने उसमें कमियां हैं तो वो क्यों है, वो किस वजह से आ रही। वो सब एक दूसरे पे अपना इल्ज़ाम थोपते रहते हैं कि नहीं हमारी वजह से नहीं, वो इस डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है, वो डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारी वजह से नहीं, उस वाले डिपार्टमेंट की वजह से हुआ। तो इस तरीके से सब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपना इनमें जो कमियां हैं उससे वो बचना चाहते हैं। ठीक है। सेकंड है करप्शन। करप्शन तो बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार ने कोई 1 करोड़ रुपए पास किए तो वो आम आदमी तक आते आते वो, अगर किसी स्कीम के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए पास किए हैं कि इस स्कीम पे हम 1 करोड़ रुपए लगाएंगे और ताकि जो आम जनता है, जो नॉर्मल पीपल्स हैं, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सके, तो वो नॉर्मल जो आम जनता है वहाँ तक आते आते उसका जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए हो जाती है।
1 करोड़ से 1 लाख। अब आप सोच लीजिए बीच की जितनी भी बड़ी चेन है, जितने भी बीच के लोग हैं, जितने भी मीडिएटर्स हैं बीच के, वो सब कितना कितना % भाग अपना निकाल लेते होंगे, देन उसके बाद में आगे पास ऑन करते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ आम लोगों के लिए होने वाली थी उसमें उन लोगों ने बीच में से अपना हिस्सा पहले ही निकाल लिया। तो क्या ये सही है? नहीं, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। इससे क्या हो रहा है? इससे सिर्फ इतना हो रहा है कि जो हमारी सिस्टम है वो पूरा करप्ट होता जा रहा है, और जहाँ पे जिस जगह वो पैसा लगना चाहिए था वहाँ वो पैसा नहीं लग रहा है, जबकि उसका उस पैसे का मिसयूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से करप्शन भी हमारे पूरे सिस्टम में फैला हुआ है, जिस वजह से भी ये जो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो कम है नेगेटिव की कंपेयर में। ठीक है। थर्ड है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट नंबर पे चाइना आती है। ठीक है। ये तो हम सबको जानते हैं कि 130 करोड़ की आबादी वाला ये देश, 130 करोड़ के पॉपुलेशन वाला ये कंट्री, इसमें इतनी पॉपुलेशन है तो हर किसी बंदे को प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर मिल पानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग होंगे तो उतना ही ज़्यादा बीमारियां भी है, तो उनकी इलाज का भी पैसा, प्लस उतनी अच्छे डॉक्टर्स भी अवेलेबल होना, प्लस उसके अलावा जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो भी अच्छे अवेलेबल होना। आप जानते हैं गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, ना ही वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, ना ही वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का स्टाफ इतना अच्छे से बिहेव करता है कि हम वहाँ पे दिखा के आए तो एक वो हो जाता है कि सिर्फ जो गांव के लोग होते हैं या जो पुअर पीपल्स होते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा खर्चा लगता है कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा कम लगेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस रीज़न से सिर्फ जो पुअर पीपल्स होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ का एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। और वहाँ हम जानते हैं कि वहाँ ना तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ एक लंबी क्यू में लगना पड़ता है, दैन उसके बाद में वो धीरे धीरे करके नंबर आता है। और डॉक्टर्स भी सिर्फ ये नहीं कि वो अपने पेशेंट्स को सेटिस्फाइड करें, उनका काम सिर्फ इतना होता है कि उनको सिर्फ चेकअप करके उनको दवाइयाँ देनी होती है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे इतनी अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, जिस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स है वो पॉजिटिव के कंपेयर में ज़्यादा है। ठीक है। तो ये है बेसिक 3 रीज़न्स जिसकी वजह से आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों हमारे इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सेंटर्स है, वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहे, बावजूद इसके कि हमारे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ होने के बाद भी हम क्यों और किस रीज़न से सक्सेस नहीं हो रहे हैं। आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चलिए अब आपको सुनाते हैं एक स्टोरी। ठीक है। स्टोरी इज़ अबाउट हकीम शेख की स्टोरी है। हकीम शेख जो थे वो एक मेंबर थे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, PBKMS इसका शॉर्ट फॉर्म है, PBKMS, इसके मेंबर थे। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो था वो एग्रीकल्चर के जो लेबर है उनके लिए था इन द वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, आपको समझ में आया, पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो 1992 की बात है, वो क्या ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो एकदम से वो गिर गए, चलती ट्रेन से वो गिर गए, तो उनके हेड में कुछ इंजरी आ गई। ठीक है। तो उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, कोलकाता के ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया उनको एडमिट करने से। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई बेड खाली नहीं था उस वक्त। ठीक है। अब ज़मीन पे तो किसी को लेटाएंगे नहीं कि भाई पेशेंट है तो आप ज़मीन पे लेट जाओ, उसके लिए एक बेड तो चाहिए होगा ना, और बेड खाली नहीं था। तो बेड खाली नहीं था तो मतलब हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमारे पास कोई बेड तो खाली है नहीं, तो हम इनको एडमिट नहीं कर सकते हमारे हॉस्पिटल में। ऑलराइट। देन उसके बाद क्या हुआ कि वो दूसरे हॉस्पिटल गए। अब एक हॉस्पिटल ने मना कर दिया तो दूसरे हॉस्पिटल तो जाएंगे ही, क्योंकि उनके हेड में काफ़ी सीरियस इंजरी हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद वो दूसरे हॉस्पिटल गए। तो दूसरे हॉस्पिटल में क्या था, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर था हेड का वो नहीं था।
ठीक है। हेड का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कौन होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, वो उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था, तो वो हॉस्पिटल भी किसी काम का नहीं रहा, तो वो वहाँ से भी वो निकले। उसके बाद में 14 आवर्स की क्रिटिकल स्टेज उन्होंने क्रॉस करने के बाद में अलग अलग 8 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाने के बाद में फाइनली उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। समझ में आया? 14 घंटे उन्होंने इसी इंजरी के साथ बिना किसी मेडिकल सर्विस लिए उन्होंने 14 आवर्स निकाले। इट्स रियली अ वेरी 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 टफ सिचुएशन कि आप हेड इंजरी होने के बाद भी आपने 14 घंटे निकाल लिए। ठीक है, तो उसके बाद में 8 हॉस्पिटल से उनको मना कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट मिल गया फाइनली। देन उसके बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट लेना चालू किया। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के पैसे कम लगते हैं कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो उनका पैसा भी ज़्यादा लगा, तो इससे वो काफ़ी एंग्री हो गए, काफ़ी अपसेट भी हो गए कि गवर्नमेंट के एटीट्यूड से कि आखिर ये सब क्या है। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाई हमारे लिए, ताकि लोगों का इलाज, जो आम लोग हैं, जो पुअर पीपल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये बनाया, उसके बावजूद भी वो हमें अच्छे से वेल ट्रीट नहीं कर सकते, वो हमें एडमिट नहीं कर सकते। ये कौन सा तरीका होता है? तो इसमें जो हकीम शेख थे वो काफ़ी नाराज़ हुए, काफ़ी गुस्सा हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के एटीट्यूड पे। उसके बाद में हकीम शेख और PBKMS ने मिलके एक केस ठोक दिया। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अगेंस्ट इन द कोर्ट। समझ में आया? उन्होंने क्या किया, केस फाइल कर दी कोर्ट में जाके। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई किसके लिए की, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो 8 हॉस्पिटल्स में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो आठों के अगेंस्ट किए या सिर्फ एक के अगेंस्ट किए, किसके लिए किए? तो उन्होंने किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो थे, जिसको गवर्नमेंट चला रही थी, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल किया है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे सेकंड क्वेश्चन कि उन्होंने किस बेसिस पे किया। ये तो कोई बात नहीं होती कि भाई हमने आपको एडमिट नहीं दिया तो आपने जाके केस ठोक दिया, ये कौन सी बात होती है? ये भी आप सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल है, एक आम नागरिक होने के नाते हाँ, अपना ये पूरा हक है कि गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस पे अगर हमें पूरा सर्विस, प्रॉपर तरीके से सर्विस नहीं मिल रही है, तो हमारे पास ये पूरा राइट है कि हम उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करवा सकते हैं। क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। डू यू नो अबाउट टैक्स? टैक्स के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। आपके पेरेंट्स, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, जो भी एल्डर्स हैं, जो भी अर्न करते हैं, वो अपना अर्निंग का कुछ % पार्ट किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं एज अ टैक्स, ताकि जो आपकी रोड है, जो आपके पीने का पानी है, ऑल राइट, देन उसके अलावा जो अपनी पब्लिक पार्क्स वगैरह यूज़ करते हैं, और ये सब जो भी पब्लिकली जो अपन यूज़ करते हैं, वो सब हमें अच्छे से यूज़ कर सकें। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह यूज़ करते हैं, कम खर्च लगता है, तो वो सब भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पैसों से ही तो गवर्नमेंट ये सब कुछ बनाती है, इतना सब कुछ डेवलपमेंट करती है। अदरवाइज पैसे कहाँ से आए गवर्नमेंट के पास? आप खुद सोचिए, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो हमारे ही पैसों से वो इतना अच्छा डेवलपमेंट करती है। तो जब हमारे लिए ही वो डेवलपमेंट यूज़फुल नहीं है, तो फिर उस डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? तो इस रीज़न से हकीम शेख ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट केस फाइल कर दी। ठीक है, अब उसका क्या डिसीज़न निकला, क्या हुआ, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो समझ में आ गई इससे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उनका एटीट्यूड इस रीज़न से बिल्कुल सही नहीं था। एक अगर पेशेंट आपके पास आया है, तो आपको एटलीस्ट इतनी तो अरेंजमेंट्स करके रखनी चाहिए कि आप इमरजेंसी में कोई भी केस, कोई भी पेशेंट को आप फटाफट से ले सके। वो दिस इज़ द गॉड गिफ्ट कि वो 14 आवर्स तक जीवित अलाइव रह गए, अदरवाइज
हेड इंजरी होने के बावजूद भी, हेड इंजरी होने के बाद भी वो 14 आवर्स तक बचे रहे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। हेड में इंजरी होना मतलब पूरा सिस्टम, आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम हिल जाता है उससे। हेड बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर वो ही अगर इंजर्ड है तो फिर मतलब आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम एक तरीके से स्टॉप हो जाता है, एक तरीके से रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने केस फाइल किया। अब इस केस का क्या डिसीजन निकला ये तो नहीं पता, लेकिन हकीम शेख ने जो गवर्नमेंट के एटीट्यूड थे उसे काफ़ी नाराज़ हो गए। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नाउ वी हैव अनदर स्टोरी। ठीक है, अब स्टोरी है द स्टोरी ऑफ अ क्योर। ऑलराइट, इसमें क्या होता है, दो फ्रेंड्स होते हैं, अमन एंड रंजन। ठीक है, तो जो अमन होता है, अमन बोलता है, अमन के जो पेरेंट्स होते हैं वो पुअर फैमिली से होते हैं, और जो रंजन के पेरेंट्स जो होते हैं, जो रंजन की जो फैमिली होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और रिच फैमिली से होती है। ठीक है, तो रंजन और अमन ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये दोनों ही काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं स्कूल में, क्योंकि दोनों को ही तबीयत खराब होती है, तो दोनों ही अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं। तो सबसे पहले रंजन बताता है अपने डॉक्टर के बारे में कि जब मैं डॉक्टर के पास मिलने गया तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो हॉस्पिटल था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। ठीक है, उसके बाद में जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी वो बहुत ही पॉश थी, और वो एज अ लाइक 5 स्टार होटल जैसी लग रही थी। और डॉक्टर जो थे और जो वहाँ का मेडिकल स्टाफ था वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही वेल बिहेव्ड था। ठीक है, उसके बाद में जो उसके रंजन के जो फादर थे उन्होंने 500 रुपीज़ कहाँ पे किया, रिसेप्शन काउंटर पे, एज अ वहाँ की स्लिप लेने के लिए, वहाँ की जो स्लिप होती है कि उनका नंबर कौन सा आएगा वो लेने के लिए उन्होंने 500 रुपीज़ पे किए वहाँ के काउंटर पे। उसके बाद में वो उन्होंने डॉक्टर से मिले, तो वहाँ के जो रिसेप्शन काउंटर वगैरह था वहाँ पे बहुत ही अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, और बहुत ही सब कुछ क्लीन था, सबके बहुत ही अच्छा नाइस था। ठीक है, देन उसके बाद में डॉक्टर से वो मिले। ठीक है, डॉक्टर्स ने उन्हें टेस्टिंग लिख दी, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते ही सबसे पहले हमें एक बड़ी सी बिल थमा दिया जाता है, उससे भी पहले हमें एक बड़ा सा वो दे दिया जाता है कि आपको ये टेस्टिंग करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। तो उसको देखते ही हमें समझ में आता है कितना बड़ा हमारा बिल लगने वाला है। तो इसी तरीके से इस रंजन को भी काफ़ी बड़ा सा वो दे दिया कि आपको ये टेस्टिंग करवानी है। जब वो टेस्टिंग करवाने गए तो वहाँ पर जो लेडी डॉक्टर थी उसने बहुत ही अच्छी से टेस्टिंग की, उसका ब्लड जो चेक करना था, ब्लड टेस्ट करना था, तो ब्लड उन्होंने बहुत ही अच्छे से निकाला। उसको काफ़ी अलग अलग तरीके से जोक्स वगैरह सुनाए जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो उस पेन को, इंजेक्शन के पेन को वो सहन नहीं करे, उसको पता ही ना चले, उसको फील ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से उसका ब्लड टेस्ट किया गया। देन उसके बाद में हैंड टू हैंड उसकी रिपोर्ट भी आ गई। वो रिपोर्ट लेके वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हुए, बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हुए उनको दवाइयों के बारे में बताया कि ये पिल्स आपको मॉर्निंग में लेनी है, ये नून टाइम में लेनी, और ये इवनिंग में लेनी, और ये नाइट टाइम में सोते समय लेनी है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग उन्होंने बता दिया कि ये सिरप है, ये दवाई है, ये टैबलेट्स है। तो इस तरीके से उन्होंने बता दिया, और उसने एंड में क्या किया, डॉक्टर को थैंक यू करके और फिर वो अपने घर पे आ गए। देन उसके बाद में अमन ने अपनी स्टोरी बतानी स्टार्ट की, क्योंकि उसको भी फीवर था, उसकी भी तबीयत ख़राब थी। तो अमन ने बताया कि पहले तो मेरे जो फादर थे वो मुझे ले जाना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगने वाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो पहले ही उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन फिर भी मेरी तबीयत को देखते हुए वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वो कहाँ गए थे, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पता चला कि ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। इतनी लंबी लाइन है कि उसे बार बार, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी तो उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वो अपने अब्बा को पकड़ के खड़ा हुआ था। ठीक है, जब उन लोगों का नंबर आया तो डॉक्टर ने क्या दिया, उनको एक स्लिप दे दी टेस्टिंग के लिए। ऑलराइट, कि आपको अपने बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाना है। तो जब वो उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट कब आई, उसकी रिपोर्ट आई आफ्टर 3 डेज। जहाँ रंजन की रिपोर्ट हैंड टू हैंड मिल गई, वो हैंड टू हैंड डॉक्टर को चेकअप भी करवा लिए, लेकिन
इनकी रिपोर्ट कब आई, टेस्टिंग की जो रिपोर्ट थी, उसके रिजल्ट था, वो कब आया, आफ्टर 3 days। अब सोचो, यहीं पे आप सोच लीजिए कितना डिफरेंस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। देन उसके बाद में 3 दिन बाद में वो वापस आए दिखाने, वापस आए तो वापस एक लंबी लाइन को फेस करने के बाद वो वापस डॉक्टर से मिले। तो इस बार जो पहले डॉक्टर था वो डॉक्टर नहीं था, इस बार कोई डॉक्टर दूसरा ही था। ओके, तो वो डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने उसकी जो रिजल्ट था टेस्टिंग का वो चेक किया और कहा कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ एक वायरल फीवर है, आप ये नॉर्मल टैबलेट्स ले लीजिए, आपकी तबीयत सही हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों को ही वायरल फीवर था, दोनों ने ही डॉक्टर को चेकअप करवाया, एक ने प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाया, एक ने पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करवाया। जहां रंजन की फीस कितनी लगी टोटल विथ मेडिसन्स, कितनी लगी, 3500। वहीं जो अमन था उसका ट्रीटमेंट कितने में हो गया, जस्ट ओनली 150 रुपीज़, जस्ट ओनली 150 रुपीज़। कैन यू इमेजिन ये कितना ज़्यादा है। ये इसका अप्रॉक्स 20 गुना ज़्यादा है, 20 गुना से भी ज़्यादा। कैन यू बिलीव, इतना उसका खर्चा हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में, और अमन का हो गया था जस्ट ओनली 150 रुपीज़ में। तो ये है स्टोरी, द कॉस्ट ऑफ द क्योर। बीमारी जो है उसका कॉस्ट, ठीक है। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस है। और वहीं जो हमने पहले स्टोरी पढ़ी थी वो किसकी थी, हकीम शेख की। वो स्टोरी पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का एटीट्यूड कैसा होता है, किसके सामने, पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का एटीट्यूड, उनका फैसिलिटीज़ सब कैसी होती है, ठीक है। तो ये दो स्टोरीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न की जाती है, ठीक है। ये एक चेन होती है जिसमें हेल्थ केयर सेंटर्स या हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं, जिसमें नॉर्मल जो इलनेस होती है और स्पेशल सर्विस दोनों ही प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट एरिया में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाता है। तो जो रूरल एरिया होता है उसमें बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक तो प्राइमरी जो हेल्थ केयर होता है वो क्या होता है, एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है, आप सोच सकते हैं फर्स्ट एड सेंटर जैसा, जिसमें कि नॉर्मल जो सर्दी जुकाम कोल्ड कफ वगैरह होते हैं, या फीवर हुआ, या कोई छोटी मोटी इंजरी हो गई, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे इजीली सही हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे दिखाने से, मेडिसिन वगैरह लेने से। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हॉस्पिटल है वो क्या होता है, वहाँ पे बड़ा स्टाफ होता है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। तो अगर प्राइमरी हेल्थ सर्विस में कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका वहाँ पे इलाज पॉसिबल नहीं है, तो उसको आगे रेफ़र कर दिया जाता है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट, ठीक है। आया समझ में। तो ये होता है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस का मेन पार्ट। देन उसके बाद में बात करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस को पब्लिक क्यों कहते हैं, पब्लिक नाम से क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो सर्विस है सारे सिटीजन्स के लिए है, मतलब सारे पब्लिक के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। ये नहीं कि सिर्फ अमीर गरीब ये ही आ सकते हैं, यहाँ पे हर कोई पर्सन आ सकता है दिखाने के लिए, ठीक है। और हर किसी को ये अफोर्ड हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। उसके बाद में ये जो है इसकी सर्विसेज, ये किसके थ्रू रन की जाती है, पब्लिक के पैसों से। कैसे, टैक्स देकर। जो हम टैक्स देते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो भी अर्न करते हैं आपकी फैमिली में, वो जो सब टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसों से इनकी जो सर्विस है, जो गवर्नमेंट है बेसिक सर्विसेज रन करती है, जैसे कि रोड्स बनाना, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ओपन की है तो वो, और उसके अलावा हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ये सब, तो वो टैक्स के जो पैसे आते हैं उससे गवर्नमेंट ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल करवाती है, ठीक है। तो इसमें जो मेजर काम क्या होता है, गवर्नमेंट का मेजर काम ये होता है कि अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, किसमें, लो कॉस्ट पे।
या तो उसकी कॉस्ट लो होनी चाहिए या उसकी कॉस्ट फ्री होनी चाहिए। मतलब कि जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं दिखाने, उनके पैसे या तो लो कॉस्ट होने चाहिए या फिर वो उनका इलाज बिल्कुल फ्री में होना चाहिए। आपने देखा होगा काफ़ी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होती है उसमें क्या होता है कि सिर्फ मेडिसिन के पैसे लगते हैं, बाकी जो आपने दिखाया है, आपने जो ट्रीटमेंट किया है, वो सब कुछ फ्री होता है। ठीक है, काफ़ी हॉस्पिटल्स में क्या होता है बिल्कुल लो कॉस्ट लगती है, बिल्कुल कोई 50 या 100 रुपीज़ की कोई स्लिप कटती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी फ्री मिलती है क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कुछ ही जो हो वो मेडिसिन होता है उसके पैसे लगते हैं, कुछ मेडिसिन आपको फ्री में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ के सेंटर्स जो होते हैं वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया हुआ, जॉन्डिस हुआ, चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हुआ, इन सब में ये जब टाइम पे फैलते हैं, जब ये फैलना स्टार्ट करते हैं तो इससे बचने के लिए समय समय पर स्प्रे करवाया जाए ताकि ये सब बीमारियां ना फैले। इनके जो मच्छर वगैरह होते हैं, बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और बारिश के टाइम पर ही ये बीमारियां होती हैं। तो उस टाइम पे बचने के लिए ये सेंटर्स टाइम टाइम पे क्या करवाते हैं, स्प्रे वगैरह करवाते हैं और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। और ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, ये सब बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर इसका नाम रखा गया। पब्लिक के द्वारा पब्लिक के लिए, पब्लिक के द्वारा पब्लिक के लिए, पब्लिक को किया गया या दी गई सर्विसेज। ठीक है, ये हुआ हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स का बेसिक डेफिनेशन। ऑलराइट, तो उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको हकीम शेख की स्टोरी बताई थी, उसने गवर्नमेंट पे केस कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी जो इलनेस थी वो मतलब 14 आवर्स तक वो इंजरी में रहा था। 14 आवर्स तक वो, उसका लक अच्छा था कि वो बच गए, अदरवाइज इट कांट बी पॉसिबल टू सेव हिज लाइफ। ठीक है, इट रियली कांट पॉसिबल क्योंकि 14 आवर्स तक आपके हेड इंजरी हो चुकी है, आप 14 आवर्स तक स्टिल अभी तक अलाइव हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसने गवर्नमेंट पे केस किया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसका इलाज नहीं किया गया, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ का खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाना चाहते थे। इस वजह से वहाँ पे वो बार बार पब्लिक हॉस्पिटल ही जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनको कभी किसी रीज़न से, कभी किसी रीज़न से मना किया जा रहा था। कभी कहा था कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, किसी हॉस्पिटल में कहा कि वहाँ पे उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं है, कि बेड कोई खाली नहीं है। तो इस वजह से ये सब उनको कहा गया था, तो इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल के अगेंस्ट केस फाइल किया था। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने क्या जवाब दिया होगा? कोर्ट की तरफ से शायद ये जवाब आया होगा कि जो भी उनका पे हुआ, क्योंकि वो कि प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे, वहाँ का खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो पब्लिक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट है वो उनका जितना भी पैसा लगा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो पैसा गवर्नमेंट पे करेगी, वापस रीपे करेगी। किसको? हकीम शेख को। ठीक है, और इंश्योर किया गया कि आगे से ऐसी कोई भी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी भी पेशेंट के साथ कि उन्हें इतने लंबे टाइम तक अपने इंजरी के साथ रहना पड़े। अगर आप एक कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके लिए पेशेंट सबसे पहले प्रेफर्ड हो। अगर वो आपके पास बेड खाली नहीं है, आपके पास कोई सर्विसेज नहीं है, तो मेक श्योर कि आप इन सर्विसेज का पहले से ही बंदोबस्त करके रखो ताकि कोई भी पेशेंट अगर आए तो इसको हैंड टू हैंड सर्विसेज मिल सके। आए समझ में? तो इस तरीके से गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे यही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी क्या होती है? टू वेलफेयर द पीपल, पीपल की वेलफेयर करना और उनका सेफ गार्ड बन के रहना। सेफ गार्ड मतलब उनके राइट टू लाइफ, हर पर्सन को, हर सिटीजन को राइट है अपनी लाइफ सेव करने का। सबसे पहले ये उसका हक बनता है कि वो अपनी लाइफ को सेव करे। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में पब्लिक के पैसों से गवर्नमेंट क्या हॉस्पिटल्स रन करती है, वहाँ उनको बेसिक जो सर्विसेज होती है, फैसिलिटीज़ होती है, वो प्रोवाइड करवाई जाती है और उनका इलाज किया जाता है। ऑलराइट, तो अभी हमने बात करी थी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस की।
प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस क्या होती है? जो प्राइवेटली की जाती है। प्राइवेटली मीन्स चोरी छुपे नहीं, कि आप सोच रहे होंगे घर के अंदर बैठ के और प्राइवेटली तरीके से कर रहे हैं। नो नो नो, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस का मतलब है एक इंडिविजुअल द्वारा या जिसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, जो कि पूरे एक डॉक्टर के थ्रू या पूरे एक ट्रस्टी के थ्रू कह सकते हैं, लेकिन ट्रस्टी भी नहीं, उसमें सिर्फ पूरी प्राइवेट तरीके से एक डॉक्टर के थ्रू, एक इंडिविजुअल के थ्रू ये पूरा हॉस्पिटल रन किया जाता है। ऑलराइट, समझ में आया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हेल्थ केयर सेंटर्स और जो फैसिलिटीज़ होती है वो किसके थ्रू करवाई जाती है? डॉक्टर्स के थ्रू, कोई इंडिविजुअल के थ्रू ये सर्विसेज रन की जाती है। इसमें हॉस्पिटल जो होता है वो पूरा एक ही बंदे का, एक ही इंडिविजुअल का होता है, ठीक है। ये रूरल एरिया में जो होते हैं इसमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, रजिस्टर्ड मेडिकल पैरासिटनर्स, जिसे हम कहेंगे RMPS, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में जो होते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर में डॉक्टर्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज ये सब होती हैं, जो कि लेबोरेटरीज किसके लिए यूज़ की जाती है? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इन सब के लिए। तो यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विसेज होती हैं वो अर्बन एरिया में बहुत इजीली मिल जाती है, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो जनरली रूरल एरियाज़ के कंपेयर में अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है। आपको एक चीज़ मैं अच्छे से बताऊं कि जो पब्लिक सर्विसेज, जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस थी उसमें पैसा कम लगता था, वहाँ पे लो कॉस्ट में सारा काम हो जाता था, लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में पैसा पूरा लगता है। आपको भी अच्छे से ध्यान होगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके, जैसे आप हॉस्पिटल में एंट्री करोगे तब से लेके जैसे आप हॉस्पिटल से एग्जिट होगे तब तक आपका पूरा का पूरा पैसा लगेगा। आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, आपने कोई टेस्टिंग करवाई, आपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और कोई छोटी मोटी टेस्टिंग या इसके अलावा कोई रिपोर्ट्स वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह, हर चीज़ के यहाँ पे पैसे लगेंगे। लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में क्या होता है? वहाँ पे या तो फ्री होता है या बिल्कुल लो कॉस्ट लगती है, और कुछ मेडिसिन्स जो सरकार के द्वारा दी हुई है वो बिल्कुल आपको फ्री मिलती है, ठीक है। पर यहाँ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में ऐसा नहीं होता, या एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सारी फैसिलिटीज़ आपको एक ही जगह मिल जाएगी। पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में सारी फैसिलिटीज़ एक जगह नहीं मिलती है, वहाँ आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है। देन उसके बाद में डॉक्टर्स का बिहेवियर भी आपको देखना पड़ता है कि कुछ डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे भी नहीं होते। तो वहाँ कुल मिला के कह सकते हैं वहाँ में धक्के खाने पड़ते हैं, वहाँ में बहुत वेट करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे बिल्कुल इजीली मिल जाएगी। आप यहाँ पे पिक्चर नंबर 4 में आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल मल्टी स्टारर लग रहा है ये, कि कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है ये, जबकि ये हॉस्पिटल है। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की तरह यहाँ पे बहुत सारा पैसा भी लगता है पेशेंट्स का। मैंने आपको जैसे कि बताया, वहाँ पे तो कुछ नहीं लगता। जैसे कि हम कॉस्ट ऑफ अ क्योर की स्टोरी अगर रिकॉल करें तो जो रंजन था उसके कितने लगे? 3500। ऑलराइट, और अमन के कितने लगे? ओनली 150 रुपीज़, मतलब मोर देन 20 टाइम्स, 20 गुना से भी ज़्यादा उसके पैसे लगे, 3500, ठीक है। लेकिन उसको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा रंजन को, उसका काम सारा इजीली हो गया, प्लस उसके साथ सबने बहुत अच्छा बिहेव किया, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जबकि अगर बात करें अमन की, तो उसे काफ़ी देर तक बीमारी की हालत में भी लाइन में लगना पड़ा, 2 बार। पहली बार तो उसको दिखाने के लिए, फिर उसके बाद में उसकी टेस्टिंग हुई, तब देन अगेन वापस दिखाने के लिए, तो कुल मिला के 3 टाइम्स उसको क्यू में, लाइन में खड़ा होना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स, वो ज़्यादा बेटरली समझे जाते हैं, माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो फैसिलिटीज़ होती है वो हमें हर तरफ से दिख जाती है, मतलब हमें इजीली समझ में आ जाती है कि ये सर्विसेज यहाँ हैं, ये सर्विसेज यहाँ हैं। यहाँ पे इनकी जो हॉस्पिटल्स रन करना होता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग जो मेडिसिन्स होती है, ठीक है, वो भी हाई प्राइस पे होती है।
उनकी भी कॉस्ट ज़्यादा होती है कंपेयर टू पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। वहाँ पे जो मेडिसिन्स के जो पैसे हैं वो कम लगते हैं, मैंने आपको बताया, या तो फ्री होती है या कम लगते हैं। लेकिन प्राइवेट में मेडिसिन्स के पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में अगर आप देखोगे तो अगर आपकी और मेरी नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में जाने की बजाय हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे भले ही पैसे ज़्यादा लगते हो लेकिन वहाँ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारा टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पुअर पीपल्स की, जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने आप को दिखा सके, तो वो कहाँ जाएंगे? उनको तो पब्लिक हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, उनको तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाना ही पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंस होता है पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। लेकिन मेक श्योर कि पब्लिक हॉस्पिटल्स पहले से अब काफ़ी बेटर हो गए हैं और बेटर होते जा रहे हैं, लेकिन इसमें स्टिल कुछ खामियां हैं जो कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है कि शायद जितने भी जो भी पुअर पीपल्स आते हैं, जो कि पेशेंट्स होते हैं, उनको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और उनका इजीली तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से उनका इलाज पॉसिबल हो सके। ऑलराइट, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने 2 स्टोरीज पढ़ी अबाउट हेल्थ के बारे में पढ़ा और नीड ऑफ दीज हेल्थ केयर सेंटर्स की हमें क्यों ज़रूरत होती है उसके बारे में पढ़ा। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखे। देन उसके बाद में उसके क्या रीज़न्स हैं वो भी समझे। फिर उसके बाद में पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस को भी हमने देखा। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको क्वेरीज है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट्स करें ताकि हम और बेटर तरीके से आपको समझा पाएँ और उस क्वेरी का पूरी सॉल्यूशन के साथ आपको समझा सकें। तो अगर आपने हमारे चैनल स्टिल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट मिलते हैं वापस एक अगेन न्यू वीडियो के साथ। यही टॉपिक, यही चैप्टर हमारा आगे कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, थैंक यू।